हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। स्टडी IQ IAS हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। वर्तमान में जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसका टाइटल है वुल्फ अर्थात भेड़िए। भेड़ियों को प्रायः एनवायरमेंट इकोलॉजी के कंटेक्स्ट में की स्टोन स्पीसी अर्थात कुंजी प्रजाति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये एक अंतिम उपभोक्ता का कार्य करते हैं। शायद आपने येलो स्टोन नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए के रॉकी माउंटेन के आसपास वाले एरिया में आपको स्टैब्लिश देखने के लिए मिलेगा। यहीं से कुछ नदियां भी प्रवाहित होती हैं, जिनमें स्नेक रिवर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कहा जाता है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में जो भेड़िए पाए जाते थे, एक समय पर ये पूर्णतः समाप्त हो गए थे, जिसके कारण येलो स्टोन नेशनल पार्क का जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, ये खतरे में आ गया था। और इसको बचाने के लिए वापस से स्थानीय लोगों ने वुल्फ को लाकर यहां पर बसाया था, अर्थात भेड़ियों को पुनर्स्थापित यहां पर किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि एनवायरमेंट इकोलॉजी में, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में जो की स्टोन स्पीसी होती है, जो कुंजी प्रजाति होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये न्यूज आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कारण यह है कि ये जो वुल्फ है अर्थात भेड़िए हैं, ये भी कुंजी प्रजाति के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब ऐसी कोई भी प्रजाति, यानी आज हम उन भेड़ियों के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं जो आज वर्तमान में इस पृथ्वी पर आकर करते हैं, अपितु आज हम जिन भेड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं वो पृथ्वी के प्लीस्टोसीन काल के अंत में और होलोसीन काल के प्रारंभ तक इस धरा पर विद्यमान थे। कहने का तात्पर्य कि वर्तमान से लगभग 10,000 वर्षों से लेकर 12,500 वर्षों पहले ये पृथ्वी से समाप्त हो गए थे। और पाए ये जिस एरिया में जाते थे उसका नाम था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जो वृहद मैदान वाला एरिया आता है, यूएसए का वृहद मैदान वाला क्षेत्र, वहां पर ये पाए जाते थे। अब वर्तमान में ऐसा क्या हुआ कि हमको वापस से इन जीवों को प्रकट करने की आवश्यकता पड़ी। अर्थात एक प्रोसेस होती है जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। उस प्रोसेस के द्वारा जीनोम पद्धति है ना, जीनोम पद्धति के द्वारा इनको पुनर्स्थापित करने या फिर पुनर्जीवित करने की बात कही जा रही है। और यदि ये पॉसिबल है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमको किसी भी टॉपिक के बारे में या फिर किसी भी जीव जंतु के बारे में इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो एशियन राइनो हो, अफ्रीकन राइनो हो, एशियाटिक लायन हो। इनके बारे में बिल्कुल भी हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि ये खत्म हुए भी तो हमारे पास तो जीनोम पद्धति आ गई है। इसके द्वारा किसी भी जीव को पुनर्जीवित तो किया ही जा सकता है। अब ये पूरा सिनेरियो क्या है, चलिए एक एक करके हम जानना शुरू करते हैं। मेरे पीछे जिस इमेज को आपने देखा है, ये एक प्रकार से साइबेरियन वुल्फ की फोटो है, और साथ ही साथ इन्हीं के जैसे दिखते हैं ग्रे वुल्फ, ठीक है, और इन्हीं के जैसे दिखते होंगे, है ना, क्योंकि वर्तमान से 10,000 से लेकर 12,500 वर्ष पहले ये वुल्फ पृथ्वी पर विद्यमान थे। तो कैसे दिखते थे ये तो हमको नहीं पता। हाँ, इनका एक कंकाल तैयार किया गया तो ये कुछ ऐसा निकल के आया। और वेशभूषा के आधार पर जब ये स्टडी की गई, साइंस के बारे में जो रिसर्चर थे उन्होंने पता लगाया, तो इनका कहना है कि वर्तमान में जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के आसपास, है ना, यूएसए के वृहद मैदान के आसपास, रॉकीज माउंटेन के आसपास जो वर्तमान में ग्रे वुल्फ पाए जाते हैं, उनके जैसे ये दिखते थे। अब इनका जो पहला कंकाल है अर्थात पहला जीवाश्म है, ये 1854 में खोजा गया था। 4 साल इस पर स्टडी चली और 4 साल स्टडी चलने के पश्चात 1858 में इनका जो नाम रखा गया ये था एनोसाइनडीरस, अर्थात भयानक भेड़िए, हिंदी अनुवाद ये होता है। और इसी की 2 उपजातियों के नाम भी रखे गए, जो कि हैं इस प्रकार से। अब ये भी पता लगाया गया कि भाई कितने समय पहले ये मौजूद थे, तो उसके बारे में हमने बातचीत कर ली कि 10,000 वर्ष पहले। अब जो कोलोसर बायोसाइंसेज है, उन्होंने अपनी रिसर्चेस के द्वारा, अर्थात प्राचीन डीएनए और साथ में CRISPR, साइंस एंड टेक में आप पढ़ते हैं, ये पूरी न्यूज मैं साइंस एंड टेक के हिसाब से लगभग 10% और एनवायरमेंट इकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में लगभग 90% कवर करूंगा। कारण ये कि ये न्यूज आ जाती है और न्यूज को देखकर हमको लगता है कि यार इसमें क्या ही इंपॉर्टेंट है, CRISPR ये चर्चा में है तो इससे क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल सही है। परंतु इन पूरी न्यूज का आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी और ज्योग्राफी से किस प्रकार से रिलेशन है, वो भी हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। देखिएगा, ये जो CRISPR है, ये एक प्रकार की ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा वे प्रजातियां जो कि खतरे में हैं या फिर किसी भी बीमारी के कारण उनकी लगातार आबादी में कमी आ रही है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कारण ये है कि भाई डीएनए में इसके द्वारा चेंज हो जाता है। एक प्रोटीन का इसमें इस्तेमाल होता है जिसका नाम होता है
CAS9, Cas9 इसको कहा जाता है। ये एक प्रकार का एंजाइम है, इसी को प्रोटीन भी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, जरा इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिएगा, यदि कोई भी प्रजाति है, कोई भी जंतु है, यानी कि समान कैटेगरी के, जैसे कि लाइक भेड़िए हैं। अब भेड़िए किसी ना किसी कारण से तो समाप्त हो रहे होंगे, और यदि किसी भी कारण से वो समाप्त हो रहे हैं या फिर कोई भी बीमारी है और वो बीमारी आनुवांशिक हो गई है, अर्थात एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, और उसके कारण किसी भी आबादी, जैसे कि लाइक भेड़ियों की जनसंख्या लगातार घट रही है, तो अब इस आबादी को कंट्रोल करने के लिए जो रिसर्चर हैं वो क्या करते हैं, इस पर स्टडी कि भाई इनकी आबादी में कमी आ क्यों रही है। अब आबादी में कमी आने का जब कारण पता चलता है तो डीएनए का अध्ययन करते हैं, और यदि डीएनए में, अब चूंकि जो बीमारी है वो आनुवंशिक तौर पर फैल रही है, मतलब कि डीएनए में वो बीमारी घर कर चुकी है, इसके लिए डीएनए का सैंपल लिया जाता है, और डीएनए में जिस भी स्थान पर ये बीमारी अकर कर रही है उसको अलग किया जाता है, और एक कृत्रिम डीएनए वहां पर पुट किया जाता है, और इस पूरी प्रोसेस को नाम दिया जाता है CRISPR। फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है सामने, और यदि ये पूरी PDF आपको चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेना, लास्ट में मैं इसके बारे में बता दूंगा। ये पूरी तकनीक है, ये वर्तमान समय में इतनी ज्यादा उपयोगी हुई, यानी कि खोज तो इसकी हुई थी वर्ष 2012 में, परंतु इतनी ज्यादा ये सटीक और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो रही है वर्तमान में कि इसके खोजकर्ता को वर्ष 2020 में रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री का नोबेल भी प्रदान किया गया था। यह है उनके नाम। ठीक है, अब जरा समझिएगा कि भाई यह आवश्यक ही क्यों हुआ कि हमको भेड़ियों को पुनर्जीवित करना पड़ा भाई, और साथ ही साथ आवश्यक हुआ। आप जरा सोचिए कि साइंस ने कितनी ज्यादा तरक्की की है कि 10,000 वर्षों से लेकर 12,500 वर्ष पहले जो प्रजाति समाप्त हो गई थी उसको हमने वापस से पुनर्जीवित कर दिया है। इसका मतलब यह है कि भाई इनके गुणधर्म और उनके गुणधर्म क्या बिल्कुल समान होंगे? नहीं। साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो प्रकृति से नहीं टकरा सकता, यानी कि जो प्राकृतिक चीजें होती हैं वो अपने ही स्थान पर ज्यादा व्यवस्थित होती हैं। अब यदि साइंस तरक्की कर रहा है और बोल रहा है कि भाई मैं प्रकृति को टक्कर दूंगा और प्राकृतिक चीजें मैं कृत्रिम आधार पर बनाकर दे दूंगा आपको, तो ये कहने के लिए अच्छा है, सोचने के लिए अच्छा है, परंतु वास्तविकता इससे बहुत ही ज्यादा अलग होती है। ये बात सभी जानते हैं। कारण क्या है कि प्राकृतिक चीजें हमेशा ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा सुसज्जित और साथ में ज्यादा टिकाऊ होती हैं कंपैरेटिवली कृत्रिम चीजों की। यानी कि जब इस पूरी प्रोसेस के द्वारा, इस पूरी जीनोम पद्धति के द्वारा इन भेड़ियों के बच्चों को जन्म दिया गया, जिनमें से एक की उम्र थी 6 माह और वर्तमान में एक की उम्र है 3 माह। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस प्रकार से ये शिकार किया करते थे, जो जो गुणधर्म इन भेड़ियों में विद्यमान थे वो आपको इन भेड़ियों में भी दिखाई देंगे, अर्थात इन भेड़ियों के बच्चों में जो कि इस प्रकार से हैं इनमें भी दिखाई देंगे। एक का नाम है रोमुलस और एक का नाम है रेमस। बस इनकी जो संरचना है, इनकी जो बनावट है, इनकी जो वेशभूषा है, ये इन भेड़ियों से मिल रही है जो कि वर्तमान से पृथ्वी पर 10,000 वर्षों पहले विद्यमान थे। परंतु इनके जो क्रियाकलाप है, अर्थात जिस प्रकार से ये भेड़िए शिकार कर लिया करते थे, अपना जीवन यापन किया करते थे, प्रकृति के प्रति कितने ज्यादा टिकाऊ थे, ये उतने ज्यादा टिकाऊ साबित होंगे या नहीं, उतने ज्यादा संघर्षशाली साबित होंगे या नहीं, अभी ये नहीं कहा जा सकता है। और इवन स्टडीज में ये, यानी इस पूरे आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि हम ये दावा बिल्कुल नहीं कर सकते कि जिस प्रकार से डायर वुल्फ थे उसी प्रकार से ये भी संघर्षशाली प्रजाति या फिर ये भी शिकारी प्रजाति के रूप में जाने जाएंगे। परंतु हाँ, एलन मस्क ने जो ट्वीट किया उसके आधार पर यह बिल्कुल साबित होता है कि वर्तमान में जो साइंस ने तरक्की की है और इस प्रकार की जो तकनीक्स हैं, इनके द्वारा हम हो सकता है ऐसे जीवों को भी पुनर्जीवित करें बहुत ही छोटे आधार पर, जो कि एक समय पर इस पृथ्वी पर विद्यमान रहे होंगे। और एलन मस्क के ट्वीट के अनुसार यह बात मैमथ के लिए, जो कि हिमयुग के समय हाथी हुआ करता था, उसके लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। अब जरा इसके बारे में चर्चा करें कि इस पूरे सिनेरियो की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ी। उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि वे सभी अभ्यर्थी जो भी 2026 में अपना यूपीएससी अटेम्प्ट देने चाह रहे हैं और वे सभी अभ्यर्थी जो भी 2027 में अपना यूपीएससी अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, उनके लिए स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर P2I फाउंडेशन बैचेस और साथ में P2I लॉन्ग टर्म बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। P2I फाउंडेशन बैचेस में यदि आपको एडमिशन लेना है तो इन सभी बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आपको AKV लाइव कोड का यूज करना है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके और साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त सुविधाओं का आप लाभ उठा सके, जैसे कि फ्री NCERT क्लासेस और साथ ही साथ फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम। यहाँ पर 11 अप्रैल से ये बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं। ये शाम के बैचेस हैं 2026 के लिए,
और 8 अप्रैल से यहाँ पर क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं शाम को 6 बजे से। तो यदि अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको AKV लाइव कोड का यूज करना है, ठीक है। और साथ ही साथ यदि आपको NCERT की बुक्स चाहिए हो तो भी आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। और यदि 18 बुक्स का सेट, जिसे सिलेक्शन बॉक्स कहा जाता है, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं AKV लाइव कोड का यूज करके बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइजेस में। और यदि इस पूरे वीडियो की PDF आपको चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ में ये है मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां पर मैं अक्सर एक्टिव रहता हूं। देखिएगा भाई, अब समस्या ये है कि जो टी स्टोन प्रजाति होती है, अर्थात जो कुंजी प्रजाति होती है, ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक मानी जाती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि जो येलो स्टोन नेशनल पार्क, अर्थात ये आता है USA राज्य में, है ना। यहां पर भेड़ियों के कंटेक्स्ट में मैंने पहले बात की थी। अब यदि मान लीजिए ये कुंजी प्रजाति समाप्त होती है, इसका मतलब है कि अंतिम उपभोक्ता जो कि शाकाहारी जीवों को ग्रहण करता था, यह समाप्त हो गया है। और यदि अंतिम उपभोक्ता समाप्त हो जाता है, इसका अर्थ यह है कि शाकाहारी जीवों की आबादी को कंट्रोल करने वाला यह अंतिम उपभोक्ता जब समाप्त होगा तो शाकाहारी जीवों की जो जनसंख्या है यह लगातार बढ़ेगी। और जब शाकाहारी जीवों की जनसंख्या लगातार बढ़ती है तो इनका जो भोजन है, अर्थात हरे भरे पेड़ पौधे, ये भोजन जल्दी जल्दी समाप्त होगा। कारण क्या है कि पहले इनकी जनसंख्या को कंट्रोल करने का काम कौन करते थे? ये कुंजी प्रजाति अर्थात की स्टोन स्पीसी। अब इनकी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं है और इनका भोजन क्या है? ये एक दूसरे को नहीं खाते हैं, इनका भोजन है पेड़ पौधे। अब ये पेड़ पौधों पर निर्भर है, परंतु पेड़ पौधों की जनसंख्या क्या बढ़ी है? नहीं बढ़ी। इनकी आबादी नहीं बढ़ी है, परंतु इनकी आबादी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। कारण क्या है कि ये प्रजनन क्रिया कर रहे हैं, आबादी को बढ़ा रहे हैं, हर दिन ये नए बच्चों को जन्म दे रहे हैं। अब इनमें किसी प्रकार का आनुवंशिकी अपवाद नहीं है। तो ये जो तो इस कंडीशन में इन शाकाहारी जीवों की जो आबादी है ये एक समय पर इतनी ज्यादा बढ़ेगी और इनका भोजन इस गति से नष्ट होगा कि उस पूरे एरिया में आपको ये हरे भरे पेड़ पौधे समाप्त होते हुए नजर आएंगे। इसमें समस्या क्या है? यदि हरे भरे पेड़ पौधे नष्ट हो गए हैं तो इसमें किसी प्रकार की समस्या तो होनी नहीं चाहिए, परंतु याद रखिएगा किसी भी स्थान से यदि ये पेड़ पौधे नष्ट होते हैं तो वहां पर वर्षा का पैटर्न, वहां पर मौसम का पैटर्न, ये सब कुछ प्रभावित होता है। और यदि ये हरे भरे पेड़ पौधे और साथ ही साथ घास के मैदान ये नष्ट हो गए तो इनके नष्ट होने के कारण ये जो मौसमी चक्र है ये प्रभावित हो जाएगा। और यदि उस एरिया से मौसमी चक्र प्रभावित हो गया मतलब कि अब वहां पर नए पेड़ पौधे और साथ में नए घास के मैदान नहीं पनप पाएंगे। इस कंडीशन में जो जीव जंतु यहां पर रह रहे हैं वे उस स्थान से पलायन कर जाएंगे। और यदि ऐसा कोई एरिया निर्मित हो गया है जहां पर पेड़ पौधे नहीं है, जहां पर घास के मैदान नहीं है, जहां पर किसी प्रकार की जैव विविधता नहीं है, भूगोल में उसे वीरान क्षेत्र अर्थात मरुस्थलीकृत क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। अर्थात इस एरिया को मरुस्थलीकृत होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कारण केवल और केवल एक था कि वहां से कुंजी प्रजाति समाप्त हो गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि यदि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को आपको बचाना है तो आपका जो ध्यान है वो केंद्रित होना चाहिए की स्टोन स्पीसी पर, अर्थात जो अंतिम उपभोक्ता होते हैं उन पर। और शायद इसीलिए हम लेपर्ड प्रोजेक्ट, चीता प्रोजेक्ट, तेंदुआ प्रोजेक्ट, है ना, ये तमाम प्रकार के प्रोजेक्ट हम चलाते हैं। हम टाइगर प्रोजेक्ट चलाते हैं। क्या कारण है कि हम घोड़ा प्रोजेक्ट नहीं चलाते? कारण यही है कि भाई ये जो टाइगर है ना, जो शेर है, ये सभी अंतिम उपभोक्ता में आते हैं। अर्थात ये मांसाहारी जीव होते हैं, ये शाकाहारी जीवों की आबादी को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। दैट इज वाई ये पूरा सिनेरियो आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई ये जो 10,000 से लेकर 5,000 12,500 वर्ष पहले जो भेड़िए पाए जाते थे उनको जीवित कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन या फिर किसी प्रकार की समस्या जीवों में विद्यमान है, ये समस्या हम रहने दें। और इसके द्वारा जब ये समाप्त हो जाएंगे, यानी कि इनकी जो आबादी घट रही है, IUCN जो वर्तमान में डेटा निकालते हैं उनसे हमको निष्फिक्र रहने की जरूरत है। क्योंकि हमारे पास तो एक ऐसी तकनीक आ गई है जिसके द्वारा हम इनकी आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इनको पुनर्जीवित कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चिंता का विषय अभी भी है, परंतु ये रिसर्च का विषय जरूर है कि क्या किसी भी प्रजाति के DNA में चेंजेस लाकर उसकी आबादी या फिर उस
प्रजाति में पाई जाने वाली बीमारी या फिर समस्या को क्या दूर किया जा सकता है, ये एक प्रयास है। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो आपके परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार से इंपॉर्टेंट था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको अपने नोट्स में जरूर ऐड ऑन करें। पीडीएफ अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर आपको अवेलेबल हो जाएगी आफ्टर अपलोडिंग दी वीडियो। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।